फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, और हमने काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं जो कि एग्जाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे यहाँ से बुकानन का विवरण। ठीक है, और हमने यहाँ तक काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। संथाल विद्रोह वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि फिर मैं एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। और इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। इसके अलावा हिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, पहले भी और अभी भी कर रही हूँ। जरूर देखना। जो लोग यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूसी नेट के लिए मैं फर्स्ट पेपर भी शुरू कर दी हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी भी पढ़ाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बुकानेन का विवरण। तो हम बुकानेन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान लें, जो उसने विवरण दिया था, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है, उसको पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वह क्या था, एक कर्मचारी था। ठीक है, उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के आधार पर, यानी जो उसने देखा, ठीक है, प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं है। ठीक है, और वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले जो होते थे, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ हमेशा क्या करता था, सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। कौन उठाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि वह उसका क्या था, एक कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसने क्या देखना, खोजना और लिखना है। ठीक है, उसे हिदायत दी जाती थी कि तुम्हें क्या करना है, क्या लिखना है, क्या देखना है। ठीक है, ये चीजें करनी होती थी। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का स्वीकार कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिस पर कब्जा करके उनका मन चाहा उपयोग कर सकती थी। फिर कंपनी ने पहले क्या किया, पहले 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, तो कंपनी अपने आप को स्थापित अच्छी तरीके से कर चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद वह अपने आप को जब दृढ़ कर ली, तो धीरे धीरे फिर वह सब काम करवाने लगी जो उसकी इच्छा होती थी, मनचाहा काम। ठीक है, उसने परिदृश्यों, राजस्व स्रोत जो टैक्स का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं की, जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेत्ता जो उनके थे, और वनस्पति विज्ञानी जो थे उन, और जो चिकित्सक थे, उनको क्या किया, उसने भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक क्या था, एक व्यक्ति था। और बुकानन जहां कहीं भी गया, वहां उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को क्या किया, ध्यानपूर्वक देखा। वह जहां जहां भी गया सब चीजें उसने बहुत ही ध्यान से देखी। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से, यानी व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है, मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की, जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सके। उसने लौह, खनिज, अब्रक, ठीक है, ग्रेनाइट, साल्टपीटर, ये सब संबंधी जो भी चीजें थी, इन स्थानों का इसने पता लगा कि ये सब चीजें कहाँ पे उपलब्ध हो सकती हैं। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का भी क्या किया, उसने निरीक्षण किया। ठीक है, और ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे परीक्षण से भरी पड़ी। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट था, जिसमें लाल लाल जो है फेल्ड स्पार क्वार्टराइज और काला अब्रक लगा है। वहां से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया, वह भी अस्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, और जिसमें पीला सा फेल्ड स्पार, सफेद सा क्वार्टराइज और काल अब्रक था। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर वह यह सब न लिखता तो फिर हमें इसकी जानकारी उपलब्ध न हो पाती अच्छी तरीके से।
जब बुकानन किसी प्रदेश के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। और वह यही मतलब लिखता था, जो भी चीजें देखता था वो उत्पादन के बारे में भी सोचता था। वहां कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से वहां पे उगाए भी जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से क्या होती थी, अलग होती थी, भिन्न प्रकार की होती थी। क्या आवश्यक है कि इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक यानी व्यापारिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित थी। ठीक है। पश्चिमी विचारधारा वह अनिवार्य रूप से वनवासी जो थे, वनों में रहते थे। जीवन शैली का क्या था, आलोचक था। जो उनकी जीवन शैली होती थी वह उसी तरीके से जैसे भी रहते थे वो। ठीक है। क्योंकि असभ्य समझते थे उन्हें, असभ्य तरीके से रहते थे। तो आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। ठीक है। वनों की कटाई और अस्थायी कृषि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने क्या लिखा है। बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी यानी तंग घाटियों में, पतली जो गलियां घाटियां होती थी उन्हें सकरी कहा जाता था। धान की फसल, ठीक है, धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन, चट्टानी पहाड़ियां अभी अपने आप में पूर्ण है। कमी तो इस बात की है कि बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की, ठीक है, किस बात की कमी है, प्रगति की, वहां पे विकास नहीं हो पाया है। और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, ठीक है, प्रगति और वहां पे उन्नत तरीके की खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश क्या है, अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जाए। लाख की भी जो है खेती की जाती है। ठीक है। एक पदार्थ होता है जो ये लाख। और बाकी जंगल को साफ भी किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहां पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है। ताड़ के और महुआ के और वहां पे जो है पनई के, ठीक है, पान के। देहात में विद्रोह, बंबई दक्कन। अब यहाँ चलेंगे हम पढ़ चुके हैं औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियां, पिछले हमने वीडियो में पढ़ी थी। संथाल के लोगों का जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा था, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे और पता लगाएं कि बंबई यानी दक्कन, जो आजकल मुंबई कहते हैं हम, दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ठीक है। तो बंबई के जो देहाती क्षेत्र था वहां पे क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाना एक तरीका है वहां के किसान विद्रोह पर क्या था, ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और परकुन्नाद दिखलाते हैं, जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं। उनके खिलाफ क्या करना था, आवाज बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं, यानी उनकी नाराजगी के क्या कारण थे, वो क्यों गुस्से हैं, क्यों, क्या बात है, और उनके गुस्सों की परतें उधेड़ने लगते हैं, तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक दे पाते हैं। यानी हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो हम उनके गुस्से की जो परत है उसको हम उधेड़ते हैं, देखते हैं। तो क्या होता है, उनके जो जीवन होता है उनका, उसकी एक अनुभव क्या है, उसकी झलक हमें देखने को मिलती है, जो अन्यथा क्या है, हमसे छिपी होती है। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे, वो गुस्से में कुछ सही चीजें नहीं बोलेंगे। तो ये चीजें थी। विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोही के करतूतों से उत्तेजित होकर पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों को भी जांचा करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारित किया जा सके, शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार क्या कर रहे हैं, शोध करते हैं, शोध कर सकें। ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए।
ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ, लेखा बहिया जला दी गई। ठीक है। यह आंदोलन पूना जो आधुनिक पुणे है, बम्बई के पास है, जिले के एक गांव, बड़े गांव सूपा में, ठीक है, कौन सा गांव था वो, सूपा गांव था। सूपा एक विपणन केंद्र यानी मंडी था, और जहां अनेक व्यापारी और क्या थे, साहूकार रहते थे। 12 मई 1875, ठीक है, आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत जो किसान होते थे, किसानों को रैयत कहा जाता था, इकट्ठे हो गए और उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण संबंधी ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने वही बही खाता, ठीक है, बही खाता क्या किया, उन्होंने जला दिया। बही खाते में लेखा जोखा होता था, उधार वगैरह जो पैसे सूद पे देते थे, उन सब चीजों को इकट्ठा इसमें किया, लिखा जाता था बही खाता, उसे क्या कहा जाता था, बही खाता। ठीक है। कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी गई थी, यानी साहूकारों के घरों को भी क्या किया था, आग लगा दिया था। ठीक है। एक हम खत देखेंगे। सूपा में 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा था। क्या लिखा था, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को क्या किया गया, आग लगा दी गई। खाते, पत्र, बॉन्ड जो होता था, बॉन्ड पेपर, अनाज, देहाती कपड़ा और सड़कों पर लाकर क्या किया गया, जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 2000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया गया, अनुमानतः 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्या हुआ, नुकसान हुआ। दक्कन दंगा आयोग। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे पूना से यह विद्रोह अहमदनगर फैल गया। ठीक है, और अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका क्या हुआ, इनकी चपेट में आ गया, आग की चपेट में, बहुत बड़ा इलाका, और अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए, ऋण बंध जो थे वो नष्ट कर दिए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार क्या हुआ, गांव छोड़कर भाग गए और अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी जो थी वो भी उसको छोड़कर चले गए। ठीक है। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, जल्द से सेनाएं बुलाई गई और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से बहुतों को क्या किया गया, दंड दिया गया। लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने, यानी वहां पे टाइम लग गया काफी, काबू करने में कई महीने। साहूकार कौन होता था, साहूकार ऐसा व्यक्ति जो पैसा उधार देता था, साथ ही व्यापार भी वो करता था। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट, रैयत और साहूकार शीर्षक नामा निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। और ये अनुवाद है। वे सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर चले जाते हैं, एक झुंड बनाते हैं और जो ऋणदाता होते हैं उनके, जिन्होंने उनको ऋण दिया है, क्या करते हैं वो उन पर घर जाते हैं और उनके जो ऋण पात्र अन्य दस्तावेज होते हैं मांगते हैं। इनकार करने पर क्या करते हैं, उन पर हमला करके छीन लेते हैं। और यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं, यानी इधर उधर अपना सब अलग अलग हो जाते हैं। लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा शब्दावली अक्सर पूर्वाग्रहों का पता लग जाता है और स्रोत श्राद्ध सावधानी पूर्वक पढ़ी, उन शब्दों को छाटे जिनसे ये क्वेश्चन है 12th के बच्चों के लिए। ठीक है।
ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे, विद्रोह क्यों हुआ था, इसे हम दक्कन के देहात के बारे में, वहां औपनिवेशिक शासन के में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी के परिवर्तनों के लंबे इतिहास का दृष्टिपात करते हैं। एक नई राजस्व प्रणाली, आगे चलते हम। एक नई राजस्व प्रणाली, जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणालियां क्या हुई, लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर कहीं कहीं लागू किया गया, इस्तेमारी बंदोबस्त जो था। ऐसा क्यों किया गया, इसका एक कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई थी, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। ठीक है, बंगाल के जमींदारों की आमदनी में जो है इजाफा हुआ, यानी उनकी आमदनी बढ़ने लगी। राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। ठीक है, वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की इच्छा, उनकी उत्कट इच्छा, औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से, यानी भूमि पे जो राजस्व लगाया जाता था उसे भू राजस्व कहते थे, अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना था। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिससे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री, ठीक है, कौन थे, डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें मानने जो है करने शर्तें करने का काम हाथ में लिया था, तो इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे थे। रिकार्डो के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। ठीक है, जो औसत लगान होता था उसको ही प्राप्त करने का भूस्वामी को क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, यानी हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता हो। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराएजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादन रीति से क्या होगा, निवेश नहीं हो पाएगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास के रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहां जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। अपनी जमीनें क्या किया, पट्टे पर दे दिया, और पट्टे पर देते हैं जैसे कुछ टाइम के लिए दे देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, या लीज पर आप एक तरीके से समझ लीजिए जैसे दिया जाता है, तो इस तरीके से पट्टे पे दे दिया जाता था। एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयत बाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो राजस्व प्रणाली कहाँ पे लागू की गई, बंबई में लागू की गई, उसे क्या कहा जाता है, रैयत बाड़ी। ठीक है, रैयत बाड़ी, और किसानों को रैयत कहा जाता था और वो खेती बाड़ी का काम करते थे तो उन्हें रैयत बाड़ी कहा जाता। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के, और एक चीज भी देखते चलते हैं, किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का घोतक है। जब हमने किरायाजीवी एक शब्द पढ़ा था, जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था, रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी, यानी राजस्व की जो 30 साल के लिए के बाद जमीनों का क्या किया जाता था, फिर से दोबारा से सर्वेक्षण किया जाता था उसका, तो राजस्व की जो फिर उसके बाद राजस्व की दर क्या होती थी, वो बढ़ा दी जाती थी। तो अब जो राजस्व की मांग होती थी, इसका मतलब हमेशा के लिए वो क्या हुआ, अस्थायी नहीं रही। ठीक है, राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त
1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज्यादा होती थी, खासतौर पर समस्या और भी बिगड़ती। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था, यानी वर्षा पर खेती निर्भर थी। और आज भी हमारे देश में खेती जो है वर्षा पर ज्यादातर निर्भर है। ठीक है, बहुत कम, ऐसा कम ही लोग हैं जो जो है पानी अलग से वो करके खेती कर लेते हैं, नहीं तो वर्षा पर ही निर्भर है खेती हमारी आज भी। राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कंठ रहते थे, इसलिए वे अत्यंत कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। किसान अपना राजस्व नहीं दे पाते थे, उनकी फसलें जब्त कर ली जाए। जो किसान अपना राजस्व नहीं दे पाते थे, कर नहीं भी, तो उनकी फसलों को क्या किया जाता था, उसे कब्जे में ले लिया, जब्त कर लिया जाता था। और समूचे गांव में क्या किया जाता था, जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। ठीक है, यह समस्या गंभीर होती चली गई। 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1932-34 में 1832-34 में के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन जो मौत के मुंह में चला गया, काफी अकाल की वजह से काफी पशुओं की मौत हो गई। और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई, यानी जनसंख्या भी जो है काल का, उसमें जनसंख्या भी बहुत सारी खत्म हो गई। ठीक है, कब की बात है, 1832-34 के अकाल पड़ा था। जो भी बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए क्या था, भोजन नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी। स्वाभाविक है कि अगर अकाल पड़ता था तो फिर और भी जो बकाया राशियां थी वो बढ़ती चली गई। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी जरूरतों की चीजों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे और बच्चों की शादियां कैसे की, ये सब प्रश्न है। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा क्या क्या किया जाता था, उनके पास कोई चारा नहीं होता था, वह फिर उधार लेते थे। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जाता था। लेकिन यदि रैयत ने यानी किसान ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उनके लिए क्या होता था, कठिन हो जाता था। कर्ज बढ़ता चला जाता था, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती रह गई। अब यह स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने के लिए, अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी क्या होता था, बहुत जो है विकट स्थिति थी, कर्ज लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ तले भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं। 40 के बाद 1840 के दशक के मध्य एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने, जब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू किया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त क्या था, बहुत कठोर थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी, यानी उसमें कोई लचीलापन नहीं था, कठोर थी व्यवस्था। और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को क्या किया गया, हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती गईं। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। फिर जब उनका जो मांग को, राजस्व की मांग को हल्का किया गया, धीरे धीरे वो फिर उत्पादन बढ़ाने लगे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियां कृषि भूमि में बदल रहे थे, जो वैसी भूमियां थी। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल और बैल चाहिए होते थे। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने ऋणदाताओं के पास क्या हुआ, जाना पड़ा। ठीक है, और ये देखिए ग्राफ है ये, ठीक है, ग्राफ है ये, कपास में तेजी। इस ग्राफ में अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट को दर्शाती, यानी पहले यहाँ से कीमतें ऐसे ऐसे करके यहाँ तक बढ़ गई 1864 में, फिर देखिए इस तरीके से कम होती होती फिर जाके ये आई है यहाँ पे 1868।
में यहाँ तक फिर जाके रुक गई थी। ठीक है, फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास की 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे समय अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता के कपास की आपूर्ति और वैकल्पिक स्रोत क्या कर रहे थे? खोज रहे थे, कपास में तेजी आने के कारण। 1857 में ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति संख्या स्थापना हुई। कब हुई? 1857 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, और बन के आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन यूजीसी नेट में, यूपीपीसीएस में, आईएएस में आपको क्वेश्चन यहीं से उठा के आते हैं। ठीक है, 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। कौन सी कंपनी बनाई गई? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, 1859 में। उनका उद्देश्य क्या था? दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी कंपनी, ठीक है, उनकी कंपनी का क्या हो? विकास हो सके। बाकी हम ये भी देखते चलते हैं। गाड़ियां एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हैं, कपास ढोने वाली गाड़ियां। ठीक है, ये देखिए कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, बरगद का पेड़ है। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त था और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र, मंडी और जो कारखाने थे उसमें क्या हुआ? तहलका मच गया। ठीक है, 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ा। कब छिड़ा? 1861 में। ठीक है, अमेरिका ने आने वाले कच्चे कपास के आयात से भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। ठीक है, 1861 में जहां 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ, यानी 20 लाख और 1862 में एक साल बाद देखिए 55,000 केवल। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करे। ठीक है, बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया? कपास पैदा करने वाले जिलों, ठीक है, पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बंबई के कपास के निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक राशियां दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाता थे तो उन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का क्या किया? वचन दिया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, जिसमें कपास ढोने के भिन्न भिन्न साधन दर्शाए गए हैं। चित्र में कपास के बोझ से दबे जा रहे बैलों, सड़क पर खड़े शिलाखंडों और नौका पर लदी गांठों के विशाल ढेर को देख सकते हैं। ठीक है, इस जो है ये चित्र देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये देखिए नाव में। ठीक है, आगे चलते हैं। आधिकारिक, ये चीज और देखते चलते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861। जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई तो ब्रिटेन को आशा हुई कि भारत ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पृष्ठों में क्या है? परिलक्षित है। तो आधिकारिक मात्रा में राशि उधार दे सके। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता था, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि जो है बाजार में तेजी आई है तो हम अपना ऋण भी जो है वापस ले सकते हैं, वसूल सकते हैं। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को
अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाई जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए की अग्रिम राशि दी जाने लगी, यानी अधिक राशि दी जाने लगी पहले ही। और साहूकार भी दीर्घावधि के ऋण देने के लिए एकदम वो क्या हुआ, काफी दीर्घावधि मतलब कि दीर्घ अवधि के लिए तैयार हो गए, लंबी अवधि के लिए। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बन रही थी तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन उस समय बढ़ता चला गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई और 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था, बहुत ज्यादा जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सके। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से भी और अधिक दब गए। ये देखिए, नौकाओं का एक बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी के रास्ते वापस गाठे ला रहा है और ये भी प्रकाशित है 13 दिसंबर 1862, लंदन न्यूज। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए, ये चित्र है और यहाँ पे ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के मुंबई टर्मिनस पर कपास की गांठें पड़ी हुई हैं और इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा, ठीक है। ये भी प्रकाशित हुई थी, ये देखिए लंदन न्यूज में, ठीक है। ऋण का स्रोत सूख गया। अब हम इसे अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और यहाँ तक हमने कर लिया और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।